मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीकॉम सेकेंड ईयर। आज की क्लास में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग पार्ट 2। ओके, फर्स्ट प्रोसेस अकाउंटिंग में हमने सिंपल प्रोसेस अकाउंट बनाए थे। वहाँ पे कोई चीज़ें आपकी नहीं हो पाई, कुछ चीज़ें वहाँ पे आपकी लिमिटेशंस रह गई, उसको फुलफिल करने के लिए हमने नया चैप्टर पढ़ना है, प्रोसेस कॉस्टिंग। सेम, क्योंकि लास्ट जो प्रोसेस अकाउंट हमने बनाया था वहाँ पे आउटपुट का जो हमने देखा था वो आउटपुट सीधा ही हमने सीधा लिख दिया कि आउटपुट हमारा ये होगा। ओके, जो आपका फिनिश प्रोडक्ट बना वो सीधा आपने लिखा, जो अपने अकाउंट में शो कर दिया। बट जनरली ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे स्टॉक की 3 टाइप की कंडीशन हो जाती है। स्टॉक रॉ मटेरियल का पार्ट, ओके, इसमें जिसमें रॉ मटेरियल कितना यूज हुआ, या वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, 3 टाइप के स्टॉक्स होते हैं। ओके, तो जहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट चैप्टर पढ़ रहा था उसमें हमने तीनों को एक ही कैटेगरी में डिवाइड किया था आउटपुट के अंदर। ओके, तो अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, को डिवाइडेशन कर देंगे कि स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी, वर्क इन प्रोग्रेस की और फिनिश गुड्स, क्योंकि प्रोसेसिंग के अंदर कुछ प्रोडक्ट रिमेनिंग होता है, कुछ कंप्लीट हो चुका होता है और कुछ वर्क इन प्रोग्रेस में होता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस की और फिनिश गुड्स की और रॉ मटेरियल की तीनों की कॉस्ट आप सेम नहीं अज्यूम कर सकते। ओके, तो इसीलिए आपको ये नया चैप्टर पढ़ना है कि प्रोसेस कॉस्टिंग में वर्क इन प्रोग्रेस वाले गुड्स की कॉस्ट कितनी है, फिनिश गुड्स की कॉस्ट कितनी है और आपका रॉ मटेरियल का पार्ट का कितना स्टॉक आपके पास में, तो तीनों का आपको कैलकुलेशन करके बताने की एक्चुअल में आपकी कॉस्ट हुई कितनी है। ओके, तो इस चैप्टर में हम यही चीजें डिस्कस करेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू की वजह से ही हम प्रोसेस कॉस्टिंग जो पार्ट नंबर 2 हमको पढ़ना है। ओके, तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के बारे में क्या चीज़ है, ये पूरा बेस एक ही चीज़ पर बेस है, क्योंकि आपका वर्क इन प्रोग्रेस में वहाँ पे फोकस नहीं हुआ था। प्रोसेस नंबर 1 में उसके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं किया गया था कि वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसमें कितने वैल्यूज ऐड हो चुकी है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट है। ओके, एंड ऑफ डे आप क्या कर रहे हैं, सिंपल आउटपुट के बारे में देख रहे थे। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रोसेस नंबर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। प्रक्रिया लागत का निर्धारण। पिछले संपूर्ण अध्याय में हमारी मान्यता यह रही कि सभी प्रक्रियाओं में बचा हुआ स्टॉक प्रक्रिया में निर्मित पूर्ण इकाइयों में का ही रहा। ओके, तो पिछला जो चैप्टर था वही क्या मानता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट बना वो फिनिश प्रोडक्ट बना। ओके, बट इस चैप्टर में क्या है, इसीलिए उन स्टॉक इकाइयों का मूल्यांकन प्रति इकाई उत्पादन लागत पर करते थे, परंतु व्यवहार में प्राय यह संभव नहीं, क्योंकि प्रक्रिया में उद्योगों में उत्पादन कार्य निरंतर प्रक्रिया होने के कारण इकाइयों का अर्धनिर्मित होना स्वाभाविक है, और अर्धनिर्मित या चालू कार्य इकाइयों का मूल्यांकन करना भी एक जटिल समस्या है। इसका समाधान निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वही चीजें देखनी है जो लास्ट जो चैप्टर में पढ़ा था कि आपका जो भी प्रोडक्ट बन रहा था वो फिनिश प्रोडक्ट बन रहा था। ओके, बट रियल लाइफ में क्या होता है, अगर आप मशीनरी वर्क कर रही है तो कुछ मटेरियल आपने मशीन में डाला होगा, इनपुट किया होगा, वो भी प्रोसेसिंग में चल रहा होगा। इट मीन्स क्या होगा, अगर आप इनपुट करेंगे और प्रोडक्ट प्रिपेयर होने में आपको पूरा डे लगता है, तो एक्चुअल में उस मशीनरी में कितना मटेरियल आपका यूज हो रहा है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये प्रोसेस नंबर 2 वाला चैप्टर पढ़ेंगे पूरा। ओके, क्या होता है, पहला पॉइंट है अधूरी इकाइयों को संपन्न हुई कार्य की वास्तविक लागत करें। मान लो जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस की यूनिट्स है। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट्स आपको दे रखी है, आपकी 100 यूनिट्स है। ओके, वो वर्क इन प्रोग्रेस में चल रही है, कितनी 100 यूनिट्स। अगर उसमें आपने 50,000 रुपये खर्च कर दिए, ओके, और अगर आप इसमें 20,000 और खर्च करोगे तो आपकी वो क्या बन जाएगी, फिनिश गुड्स बन जाएगी। ओके, एक तो ये तरीका हो जाएगा कि इनको बनाने के लिए आपको कितना, फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितने एडिशनल एक्सपेंसेस करने होंगे, एडिशनल एक्सपेंसेस कितने करने होंगे, वो आप अगर कर रहे हैं तो आपके पास में क्या आ जाएगा, फिनिश गुड्स आ जाएगा, है ना। ओके, तो वो आइडेंटिफाई करना फर्स्ट क्या चीज है, अधूरी इकाइयों को संपन्न हुए कार्य की वास्तविक लागत ज्ञात करना। जो भी अधूरी इकाइयां उसकी कितनी कॉस्ट एक्चुअल में लगी है और कितनी वो लगाएंगे तो वो फिनिश प्रोडक्ट प्रिपेयर हो जाएगा उसके लिए। और सेकंड है अधूरी इकाइयों के समतुल्य पूर्ण इकाइयों ज्ञात करने के लिए। ओके, तो क्या होता है, इसकी इकाइयां कैसे फाइंड आउट करें, इसकी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी वो कैसे करें, वो आगे इसी चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें हमें 4 अकाउंट बनाना है। ओके,
तो चारों अकाउंट्स के बारे में बना के ही हम क्या बनाएंगे, प्रोसेस अकाउंट स्टार्ट करेंगे। ठीक, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा तो वो है अर्धनिर्मित माल या चालू माल का मूल्यांकन, है ना। अर्धनिर्मित माल मीनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में जो भी आपका गुड्स है उसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, ओके, उसका वैल्यूएशन करना है आपको। और वैल्यूएशन के लिए आप पहला अकाउंट बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अकाउंट आप बनाएंगे। ओके, तो कैसे बनाना वो चीज समझनी बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ पे 4 फॉर्मेट बनाएंगे, चारों फॉर्मेट से आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर करना है। ओके, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट कैसे बनेगा, स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट आप अच्छे से देख लें, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, क्या कहते हैं, प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको इस अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ओनली फॉर होगी यूनिट्स की। किसकी होगी, यूनिट्स के बारे में ही होगी। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम। पहला पार्ट, एक पार्ट यहाँ इनपुट यूनिट्स, यूनिट्स एंड आउटपुट यूनिट्स। ओके, इनपुट यूनिट्स और आउटपुट यूनिट्स। फिर आपको नेक्स्ट जो बनाना है, एक कॉलम बनाना है, उसे आप बोलेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स, है ना, इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब यहाँ पे आपको देखना है 3 पार्ट्स में, तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ओके, क्या करना है आपको, दोनों पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, एक में परसेंटेज शो करना है और यूनिट्स, है ना, परसेंटेज एंड यूनिट्स। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये सारा पूरा स्टेटमेंट बनाना होगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट पूरा होगा और इस स्टेटमेंट के अंदर आपको सारी चीजें कौन सी रखनी है, ओनली फॉर यूनिट से रिलेटेड। आपको इसमें कोई चीजें ऐसा नहीं देखना कि आपकी कितनी अमाउंट है एक्चुअल में। तो इसके अंदर आपको हमेशा 3 चीजें आपको स्पेशली देखनी है। तो ये चीजें आपको पहली चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपकी 100% इकाइयां, अगर आपका 100% का मीनिंग क्या होगा, फिनिश्ड गुड्स। अगर आपका फिनिश्ड गुड्स तैयार हो जाए, फिनिश्ड गुड्स के लिए आप कितने परसेंटेज को यूज करेंगे, 100%। मान लिया अगर आपकी कोई यूनिट बन चुकी है, 100% कंप्लीट वर्क हो चुका है, ओके, तो मीनिंग क्या होगा, लेबर भी इसके अंदर, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, तीनों के तीनों पूरे इनकर्ड हो चुके हैं। लेबर, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स अगर पूरे लग चुके तीनों ही चीजें, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फिनिश्ड गुड्स हो जाएगा। ओके, सेकंड चीज है नॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस का हमेशा आपको क्या मानना है, इसका जो परसेंटेज मानना है वो 0, कोई परसेंटेज नहीं होता परसेंटेज में कोई यूनिट, क्योंकि नॉर्मल लॉस क्या होता है, आपको पहले क्लियर होता है कि आप प्रोडक्शन करेंगे और उसका कोई आउटपुट आपको नहीं मिलने वाला। ओके, तो उसका प्रोडक्शन का परसेंटेज हमेशा नील कर देंगे। ओके, कोई कैलकुलेशन नहीं लेंगे। एबनॉर्मल लॉस को हम क्या मान रहे हैं, जब तक कि जनरली क्वेश्चन में नहीं बोला जाए कि आपका जो लॉस हुआ वो प्रोडक्ट कितना परसेंटेज प्रिपेयर था। ओके, जो लॉस हुआ ना, मान लिया कि आप कोई चीज बना रहे हैं, ठीक है, और बनी हुई चीज कितनी डिस्ट्रॉय हुई, कितने का काम कंप्लीट हो चुका था, वो आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा, तो आप उसको कितना परसेंट एज्यूम करोगे कि 100% बन गई थी, है ना। हम क्या मानेंगे, वो तैयार जो माल, मान लो कि हमारा स्टोरेज में माल बना हुआ पड़ा है ना, हम वो अगर आग लगने से डिस्ट्रॉय हो जाता है, हम मानेंगे वो बना हुआ माल कौन सा बना, फिनिश गुड्स था, वो डिस्ट्रॉय हुआ। ओके, तो फिनिश गुड्स की परसेंटेज हमेशा क्या होती है, 100% होती है। अगर वो क्वेश्चन में बोल दे कि
कि जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ उसका परसेंटेज हमको बता दें 50%, 80%, 90%, तो हम अदरवाइज वो ले लेंगे। अगर क्वेश्चन में एब्सेंस है इस चीज की तो हम कौन सा परसेंट लेंगे, 100%। और नॉर्मल लॉस में कोई परसेंटेज यूज नहीं करते। ओके, नेक्स्ट सेम चीज एबनॉर्मल गेन भी हो जाए तो भी वही चीज, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन दोनों एक ही तरह से ट्रीट होते हैं जैसे हमने प्रोसेस अकाउंट में किया था। तो यहाँ पे भी इसका परसेंटेज हम क्या करेंगे, 100% अज्यूम करेंगे। ओके, देन क्या दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में अपने को देखना है। तो क्लोजिंग स्टॉक की हमको परसेंटेज क्वेश्चन में हमेशा दी गई होती है। ओके, उस अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। और ओपनिंग स्टॉक का भी अपने को क्या हुआ, जो अपने को क्वेश्चन में दे रखा उस अकॉर्डिंग हमको सॉल्यूशन करना होगा। ओके, क्लियर है यहाँ पे। बाकी का दूसरा जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्लियर होना चाहिए, बाकी ये सारी चीजें हम एग्जाम्पल करेंगे उससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सेकंड जो स्टेटमेंट बनता है, स्टेटमेंट अभी तक कौन सा बनाया था हमने, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। ओके, सेकंड जो स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, पर स्टेटमेंट पर टाइप के लेबर की उनकी पर यूनिट की कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, तो जितने भी इक्विवेलेंट आएंगे उसमें टोटल कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे। कौन कौन से, किससे किसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे देखते हैं आप, है ना। तो यहाँ पे आपने मान लिया टोटल कॉस्ट किसकी कॉस्ट ले ली, मान लिया मैंने मटेरियल की कॉस्ट ले ली, है ना। तो मटेरियल से रिलेटेड अगर आप मैंने यूज कर लिया रॉ मटेरियल है ना, तो रॉ मटेरियल की टोटल कॉस्ट यहाँ आ जाएगी, उसमें डिवाइड करूंगा मटेरियल की टोटल, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स है ना, इसको यूनिट से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, पर यूनिट रेट आ जाएगी। बात समझ में, क्या करना है, पर यूनिट मटेरियल की कॉस्ट ली। वैसे लेबर की भी कॉस्ट हो सकती है, लेबर कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होगी, लेबर की कॉस्ट होगी, तो टोटल लेबर कॉस्ट हो जाएगी। ओके, डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड नंबर ऑफ यूनिट्स कौन सी करेंगे, लेबर से रिलेटेड जो भी आपकी जो कॉस्ट है उसको यूनिट से डिवाइड कर देंगे, लेबर से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे पर यूनिट लेबर कॉस्ट आ जाएगी, है ना, पर यूनिट लेबर रेट आ जाएगी। और थर्ड हमारा क्या, ओवरहेड्स देखिए, सेम चीज ओवरहेड्स की टोटल कॉस्ट रहेगी, टोटल कॉस्ट में डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये पूरा क्वेश्चन किसमें चल रहा है, पूरा ये सारा क्वेश्चन में ये सारा का सारा पूरा जो फर्स्ट स्टेटमेंट बनाएंगे वो पूरा यूनिट में चलता है, इसमें अमाउंट नहीं आती। ओके, तो यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट में डिवाइड करेंगे यूनिट्स, किसकी यूनिट्स डिवाइड करनी, ओवरहेड से रिलेटेड, यहाँ पे लेबर से रिलेटेड। ओके, और यहाँ मटेरियल से रिलेटेड जो आपके फर्स्ट स्टेटमेंट से आए, यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ओके, बात समझ में आ गई पूरी क्लियर। क्या करना है, सेकंड स्टेटमेंट कैसे बनेगा, जो अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो इजी हो जाएगा वहां से। थर्ड होता है हमारा मूल्यांकन मेथड, उसके अंदर हमको पर यूनिट जो कॉस्ट होगी वो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन करना होगा, मटेरियल कितनी यूनिट्स के लिए कितना लग रहा है, लेबर कितनी लग रही है। ओके, वो अपने को यहाँ पे यूज करना। और यहाँ पे एक चीज का यूज किया जाएगा, लिफो मेथड और फीफो मेथड। ओके, लिफो मेथड का मीनिंग होता है जो लास्ट में आता है और फर्स्ट में चला जाता है, यूज कर लेते हो आप प्रोडक्ट को। ओके, और फीफो मेथड वही जो आपने स्टॉक जो इन्वेंट्री कंट्रोल में पढ़ा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट आपने देखा था, वही चीज यहाँ पे बढ़नी है। वो आपके जो माल पहले आया ना वो पहले चला जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, और जो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, जो लास्ट में पहले गुड्स आता है और वो पहले चला जाता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट क्लियर हो गए। ठीक है, आगे की बात करेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट। क्लियर है ना ये तो, क्योंकि ये प्रोसेस अकाउंट से रिलेटेड है, अभी प्रैक्टिकल करेंगे क्वेश्चन कल की क्लास में, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी ये है क्या चैप्टर। ठीक है, और आप थोड़ा सा घर से देख के आएंगे इस चैप्टर को तो इजीली 100% आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ है ना, कौन सा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन या मूल्यांकन विवरण। ओके, तो यहाँ पे देखना होगा जो आपका फर्स्ट जो अभी स्टेटमेंट बनाया था हमने,
सेकेंड नंबर जो स्टेटमेंट बनाया ना, उसमें हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स यूज की थी। तो इक्विवेलेंट जो यूनिट्स है, मीनिंग फर्स्ट का जो प्रोसेस अकाउंट था, मान लिया रॉ मटेरियल के लिए आपने कितने यूनिट्स बनी थी, तो मटेरियल के बारे में आपको पता होगा, मटेरियल इनटू पर यूनिट रेट आई थी। अभी आपने कैलकुलेट की, सेकंड स्टेटमेंट थी, पर यूनिट को रेट पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट में वैल्यू आ जाएगी। ओके, सेकंड चीज आपने पर यूनिट रेट निकाली, लेबर की भी सेम, लेबर की जो टोटल यूनिट्स है, लेबर यूनिट्स है ना, लेबर की यूनिट्स मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट रेट है ना, पर यूनिट की रेट है, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लेबर की जो भी टोटल कॉस्ट हुई वो आ जाएगी। देन आपको करना है ओवरहेड्स की, ओवरहेड्स में भी जितने भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, यूनिट्स हुई हैं, लेबर यूनिट्स इनटू मल्टीप्लाई रेट से, पर यूनिट रेट जो रेट दे रखी इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट। ओके, तो ये टोटल वैल्यू बोल लो या टोटल कॉस्ट, आपकी जो भी वैल्यू है वो आपके आंसर में आ जाएगी। क्लियर है? कैसे आप करेंगे? तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तब समझ आ जाएगी। ओके, और लास्ट आपको फिर बनाना होगा प्रोसेस अकाउंट। क्या बनाएंगे? प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। तो प्रोसेस अकाउंट जो आपने लास्ट क्लासेस में बना है, सेम एज इट इज प्रोसेस अकाउंट बनाना है। प्रोसेस में एक कॉलम यूनिट का होगा और दूसरा कॉलम किसका होगा? अमाउंट का। ओके, फर्स्ट क्या होगा? प्रोसेस में अगर कोई इनपुट हुआ तो इनपुट करेंगे, इनपुट यूनिट्स रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये आप शो कर देंगे। ओके, और बाय साइड में आप लिखेंगे बाय फिनिश्ड गुड्स कितना है आपका, ठीक है, आपका जो गुड्स ट्रांसफर हो वो कितना है, और वर्क इन प्रोग्रेस में कितना है तो आप शो कर देंगे वर्क इन प्रोग्रेस में। ओके, यहाँ से आपकी सारी एंट्रीज हो जाएगी, तो आपको पूरा प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पूरी क्लियर करनी है। कल की क्लास में हम इसका ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे, जो हमारे नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन पूरा होता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।